हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है। आज हम पढ़ेंगे पार्किंसन डिजीज के बारे में कि पार्किंसन डिजीज क्या होता है, उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, कि ठीक कैसे किया जाता है। देखो, एक डिजीज होती है जो हमें ज्यादातर जिनकी एज 50 से अबव हो जाती है, 50 साल से जब इंसान ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे हमें ये डिजीज ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है कि इंसान के हाथ पैर अपने से हिलने लग जाते हैं, लाइक दिस, ऐसा मूवमेंट होता है। ठीक है, उसके हाथ या पैर भी हिल सकते हैं या हाथ, फिंगर, ज्यादातर ऐसे फिंगर में देखने को मिलता है। तो उससे क्या होता है कि उसका जो हाथों का मूवमेंट है या उसके पैरों का मूवमेंट, उसकी बॉडी का, वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता है और वो अपने से होता है, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज को होल्ड करने में प्रॉब्लम करता है, किसी चीज को अच्छे से पकड़ नहीं पाता, अब अच्छे से फोर्स नहीं लगा पाता। यानी कि अगर वो एक गिलास भी पकड़ना चाहे पानी का, उसको पकड़ने में भी उसको दिक्कत होगी, उसको ऐसे ऐसे करेगा। अगर आपके घर में बुजुर्ग होंगे या आप किसी को आपने देखा होगा कि बूढ़े बुजुर्ग में ऐसा होता है, ऐसे अगर वो चाय का कप भी ऐसे पकड़ते हैं, तो पार्किंसन डिजीज के कारण होता है। ये डिजीज ज्यादातर हमें जिनकी एज जो है 50 से अबव हो जाती है, उन्हीं में ज्यादातर देखने को मिलता है पार्किंसन डिजीज। ये भाई होता क्यों है, आप ये समझिए कि पार्किंसन क्या होता है कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है हमारे हाथों पैरों में, जिसकी वजह से इंसान अच्छे से अब फोर्स नहीं लगा पाता किसी चीज को होल्ड करने में, पकड़ने में, और वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता अपनी बॉडी पे। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है जो बिना, यानी कि उसकी मर्जी के होता है, उसके हाथ पैर ऐसे हिलते रहते हैं, लाइक दिस। ओके, अब ये होता क्यों है, उसका रीजन क्या होता है। हमारी जो ब्रेन में ये होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, मैंने आपको पहले भी बताया था। सिंपल लैंग्वेज में आप समझेंगे, केमिकल ये होते हैं हमारे ब्रेन में। ठीक है, केमिकल ऑफ ब्रेन। अब मैंने अपनी बाकी वीडियोस में बताया है कि जो ब्रेन की डिजीज है ना, सॉरी, तो जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम मेनली न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, उनके लेवल, यानी कि जो उनका अमाउंट है, जो नॉर्मल रेंज उनकी जो होती है, उसमें जब कम या ज्यादा होता है, उसी की वजह से हमें डिफरेंट डिजीज होती है। तो ये डिजीज क्यों होती है, हमारी जो ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, केमिकल होता है डोपामीन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे हैप्पीनेस के लिए भी और मूवमेंट के लिए भी, यानी कि जो मूवमेंट हो रहे हैं हमारे हाथ का, पैरों का, इनके मूवमेंट में भी ये रोल प्ले करता है। तो जब इसका मूवमेंट, इसका अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है, जब इसका लेवल कम हो जाता है, तो हमें पार्किंसन डिजीज होती है। कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि इसका रोल प्ले करता है हमारे जो मूवमेंट होता है बॉडी में, हम जो मूवमेंट करते हैं उसमें इसका रोल रहता है। अब जैसे ये कम हो जाता है तो रोल खत्म हो जाता है। इसके अलावा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, इसका भी रोल रहता है हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं, जैसे मैं अभी ये हाथ हिला रहा हूँ, ठीक है, ये मैं अपनी फिंगर से ऐसे हिला रहा हूँ, तो उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है, ये एसिटाइल कोलिन। तो जब ये कम हो जाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। इन जनरल क्या होता है, जो हमारे मूवमेंट होता है, इन दोनों का जो लेवल है, डोपामीन का और एसिटाइल कोलिन का, डोपामीन और एसिटाइल कोलिन, इनका लेवल बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। ठीक है, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। पार्किंसन में क्या होता है, ये कम हो जाता है तो ये इनकी ये ज्यादा हो जाता है, और ये जब ज्यादा हो जाता है तो यानी कि ओवर एक्टिविटी हो जाती है इसकी, तो इसी की सारी एक्टिविटी होती है। तो जो जितना भी मूवमेंट होता है ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ओवर एक्टिविटी होने की वजह से, ओवर स्टिमुलेशन होने की वजह से, इसकी प्रेजेंस ज्यादा होने की वजह से हमारा जो, हमारे फिंगर्स का, हाथों का या पैरों में जो मूवमेंट होता है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो जाता है, यानी कि हमारे कंट्रोल से फिर बाहर हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, यानी कि एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है और डोपामीन की एक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि डोपामीन का लेवल कम हो गया है, वो उसकी प्रोडक्शन कम हो गई है। तो आप समझिए कि पार्किंसन क्यों होता है, क्योंकि डोपामीन बनना कम हो जाता है, उसका अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है और हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री, यानी कि बिना हमारी मर्जी के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो आप समझिए पार्किंसन क्या होता है, यानी कि हमारी बॉडी में इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो ज्यादातर हमें 40 से 50 साल की उम्र में, ज्यादा उससे वो जो एज होती है उसमें देखने को मिलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कौन रिस्पॉन्सिबल है, डोपामीन और एसिटाइल कोलिन, ये कम हो जाता है और ये ज्यादा हो जाता है। होप इट इज क्लियर टू यू। अब मैं आपको इसको फिगर के हिसाब से बताता हूँ। देखो, आपको पता है कि हमारे ब्रेन में ब्रेन सेल होती है, क्या होती है, ब्रेन सेल। ठीक है, अभी सपोज कीजिए मैं ऐसे यहाँ पे ऐसे ब्रेन सेल बना लेता हूँ, लेट सपोज। ठीक है, ये ब्रेन सेल मान लीजिए, आप कंसीडर कीजिए इसको ब्रेन सेल। यहाँ पे एक रिसेप्टर होगा, ये ना, एक रिसेप्टर सपोज करो ये हो गया, एक रिसेप्टर ये हो गया, यहाँ पे एक रिसेप्टर ये हुआ, एक रिसेप्टर ये हुआ। यहाँ पे आके हमारा एसिटाइल कोलिन ऐड होना है, यहाँ पे आके हमारा डोपामीन ऐड होना है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन हुई। फिर यहाँ पे एसिटाइल हो गया, फिर डोपा, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे डोपा हो गया, यानी कि लेवल बैलेंस है। एक और चलो सपोज करो, एक और यहाँ पे मान लेते हैं, एक यहाँ पे एसिटाइल हो गया,
तो ये होगी नॉर्मल कंडीशन। अब जब पार्किंसन होता है उसमें क्या होता है कि ये डोपा खत्म हो गया, डोपा नहीं है, डोपा का लेवल कम हो गया। सपोज करो 4 थे पहले तो सिर्फ एक ही बचा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी एक्टिविटी ज्यादा हो गई, यानी कि एसिटाइलकोलिन की सिर्फ यही बाइंड हो रहा है, डोपामीन है नहीं, डोपामीन के रिसेप्टर वो बाइंड हो ही नहीं रहा, जिससे कि बैलेंस नहीं बन रहा है दोनों में। और जब तो बैलेंस नहीं बन रहा है तो जो मूवमेंट है जो हमारे कंट्रोल में था वो हमारे कंट्रोल से अब बाहर हो गया, तो क्या होगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। फिर इसको ठीक करने के लिए हम जो ड्रग्स यूज करते हैं, यानी कि जो एंटी पार्किंसन डिजीज हो, जो पार्किंसन को ठीक करने के लिए जो ड्रग्स होती हैं, यानी कि एंटी पार्किंसन ड्रग्स, हम क्या बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज के ठीक करने वाली दवा, वो क्या काम करती हैं, या तो इसका लेवल बढ़ा दे, ठीक है, या इसका लेवल कम कर दे। कम या कम करने का रीजन मतलब क्या है कि जो यहाँ पे सपोज करो ये रिसेप्टर है, इसको यहाँ पे बाइंड होने से रोक दे, ठीक है, एसिटाइलकोलिन है लेकिन उसको बाइंड होने से रोक दिया, कैसे, वो ड्रग आके खुद आके यहाँ पे बाइंड हो गई, तो ये जब बाइंड नहीं होगा तो एक्टिविटी नहीं होगी, तो एक्टिविटी जब नहीं होगी तो यानी कि हमारा जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, जैसे ये फिंगर में अपने से हिल रही है ऐसे, वो बंद हो जाएगी। तो आप समझिए, तो दो मेडिसिन है, या तो हम डोपामीन का लेवल बढ़ा दे, ठीक है, या हम जो एसिटाइलकोलिन है, एसिटाइलकोलिन उसका लेवल कम कर दे, यानी कि उसकी एक्टिविटी कम कर दे। वो करने का तरीका, या तो हम भाई डोपामीन दे उसको, या जो एसिटाइलकोलिन ऑलरेडी है उसको बाइंड होने से रोक दे। तो जब वो बाइंड होने से हम उसको रोक देंगे तो एक्टिविटी नहीं होगी, तो जब कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो हमारा जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, मूवमेंट इन कंट्रोल हो जाएगा। आगे समझ में, अब वो होता कैसे है मैं बताता हूँ आपको। दो कंडीशन मैंने बताई आपको, या तो डोपामीन का लेवल बढ़ा दिया जाए या एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग रोक दी जाए। तो जो एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग को रोकेगा, ठीक है, उनको बोलते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, आप समझिए, यानी कि जो एसिटाइलकोलिन की बाइंडिंग को रोकेगा, उससे क्या होगा कि भाई एसिटाइलकोलिन तो है, एसिटाइलकोलिन, लेकिन वो बाइंड नहीं हो सकता, बाइंड नहीं हो सकता तो एक्टिविटी नहीं होगी उसकी, ओवर एक्टिविटी, जब ओवर एक्टिविटी नहीं होगी तो मूवमेंट हमारा कंट्रोल हो जाएगा। उसका एग्जांपल क्या है मैं अभी बताऊंगा। दूसरा क्या है कि भाई जो हमारा डोपामीन है, डोपामीन का लेवल बूस्ट कर दो, यानी कि लेवल बूस्ट मेडिसिन, यानी कि जो उसके लेवल को बढ़ा दे, भाई जो कम हुआ है उसको लेवल को बढ़ा दे ताकि वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर सके और हमारा जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है वो फिर कंट्रोल में आ सके, ठीक है, यानी कि इसकी जो ओवर एक्टिविटी है वो कम हो सके। आगे समझे, अब इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल से पहले मैं एक बार और फिगर बना देता हूँ। सपोज करो ये मैंने ऐसे सेल बनाया, सपोज, तो ये रिसेप्टर था एसिटाइलकोलिन का, ये रिसेप्टर था सपोज करो यहाँ पे डोपामीन, अब डोपामीन यहाँ पे नहीं था, तो जब हम ये देंगे तो वो ड्रग आके यहाँ पे बाइंड करेगी, तो यानी कि जब वो बाइंड करेगी तो एक्टिविटी होगी, फिर जो डोपामीन काम कर रहा था और हमारा मूवमेंट कंट्रोल में आ जाएगा। फिर ये जो रिसेप्टर है सपोज करो एसिटाइलकोलिन का, यहाँ पे ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आ जाएंगी, ठीक है, ड्रग आ जाएगी, तो जो हमारा एसिटाइलकोलिन है ये यहाँ पे बाइंड होने से रुक जाएगा। तो जब ये बाइंड नहीं होगा, इससे बाइंड नहीं होगा तो इसकी ओवर एक्टिविटी नहीं होगी, ओवर एक्टिविटी नहीं होगी तो हमारा जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, हम बिना हमारी मर्जी के हमारी फिंगर्स नहीं लेंगे। आगे समझे, तो डोपामिन लेवल बूस्टर मेडिसिन क्या करेंगी, जो डोपामिन का रिसेप्टर है उस पर जाके बाइंड करेगा, ठीक है, जो डोपामिन का लेवल बढ़ा देंगे, डोपामिन बनाएंगी, तो हमारा जो डोपामिन काम करता है वो करेगा। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या काम करेगी, जो हमारे एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है उस पर जाके बाइंड हो जाएगा ताकि एसिटाइलकोलिन ना हो सके बाइंड, और हमारा जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाए और मूवमेंट हमारा कोऑर्डिनेट हो जाए। होप इट इज क्लियर टू यू। अब बात आती है कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। देखो, एक मैंने बताया आपको डोपामीन का जो लेवल ऊपर बढ़ाएगी, एक मैंने बताई एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है, तो ये दो कैटेगरी हैं इसकी ड्रग्स, या इसके हम ट्रीटमेंट बोल लेते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट इसकी ड्रग्स। तो ये कैसे काम करेगी, ये कैसे काम करेगी अभी आपको क्लियर है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल के। इसका एक एग्जाम्पल होता है लिवोडोपा, लिवोडोपा, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब मैं देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में सिर्फ वो एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जो बहुत ज्यादा कर यूज होते हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो उसमें कौन कौन सा आता है हमारा, एक तो आता है लिवोडोपा, एक इसमें आता है हमारा एमेंटाडीन, एमेंटाडीन, एक हमारा होता है इसमें ब्रोमोनिराज,
क्रिप्टीन, ब्रोमोक्रिप्टीन, यस। एक हमारा होता है कैबरगोलिन। ये हमारे जो मेनली अवेलेबल होते हैं, यूज होते हैं। एक इसमें रोपिनिरोल भी होता है, रोपिनिरोल। इसमें अगर मैं एंटीकोलिनर्जिक में बात करूं तो इसमें हमारा जो मेनली यूज होता है ऑर्फेनाड्रीन। सेकेंड जो ड्रग है हमारी वो है प्रोसाइक्लिडीन। यस। तो ये जो मेन ड्रग्स हैं जो हमारी मार्केट में अवेलेबल है और मोस्टली यूज्ड होते हैं, मोस्टली डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करता है। अब ये ड्रग्स के नाम बताइए, मैंने बताई आपको, ये जेनेरिक्स नेम है। जब आप मार्केट में जाएंगे आपको ब्रांड नेम से मिलेंगे, यानी कि सपोज करो लीवाडोपा है, अलग अलग कंपनी बना रही है तो वो अपना अपना नाम देती है, ठीक है, लेकिन इसमें जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होगा वो लीवाडोपा होगा। तो दो ड्रग्स की कैटेगरीज होगी हमारी, एक डोपामिन का जो लेवल बढ़ाएगी, एक एंटीकोलिनर्जिक जो हमारे एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को काम करेगी। ये उनके एग्जांपल हो गए, ऑर्फेनाड्रीन, प्रोसाइक्लिडीन, प्रोपिनिरोल, लीवोडोपा, एमेंटाडीन, ब्रोमोक्रिप्टीन एंड कैबरगोलिन। ठीक है। अब बात आती है, एक कंडीशन है यहाँ पे, वो कंडीशन ये है कि जो हमारा जो लीवोडोपा जो डोपामिन का जो लेवल बूस्ट करती हैं जब हम खुद को देते हैं, तो हमारी कंडीशन सिचुएशन ये है कि भाई जब पेशेंट उसको ले रहा है तो ऐसा ना हो कि वो उसने बंदे ने वो मेडिसिन ली और वो ब्लड में बनी डोपामिन, ठीक है, और वो फिर बाहर एक्सक्रीट आउट हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है। जब अगर ब्रेन तक ही नहीं पहुंचेगी तो फिर मेडिसिन लेकर कोई फायदा नहीं है। लेने को तो हमने भी डोपामिन की मेडिसिन ले ली, लेकिन वो ब्रेन तक पहुंची नहीं, ठीक है, वो हमारे ब्लड में डोपामिन बन के रिलीज हो गया। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए जो हमारी ये ड्रग है मेनली लियोडोपा, क्या बताया मैंने, लियोडोपा, जिसको हम एल्डोपा भी बोलते हैं। ठीक है। इस मेडिसिन को हम मेनली किसके साथ देते हैं, इसके साथ देते हैं हम कार्बिडोपा, यस, इसके साथ देता है। एक और मेडिसिन होते हैं बट आप एक ही याद रखो, अभी कार्बिडोपा के साथ देते हैं। वो क्यों देते हैं, वही जो मैंने आपको सिचुएशन बताई। ये है कि जब कोई पेशेंट इसको ले रहा है तो हो सकता है कि ये कन्वर्ट हो जाती है फिर डोपामिन में, ठीक है, लीवोडोपा डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये डोपामिन में कन्वर्ट होने की इसकी टेंडेंसी है, तो ऐसा ना हो कि ये जब कोई पेशेंट ले रहा है उसके यहीं पे मतलब ब्रेन से पहुंचने से पहले ही डोपामिन में कन्वर्ट होके और फिर वो बाहर रिलीज हो जाए, ठीक है, लीवर किडनी से होके फिल्टर होके और फिर वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाए। ऐसा ना हो, तो इसलिए हम उसे कार्बिडोपा के साथ देते हैं, जिससे कि वो इसके कन्वर्जन को प्रिवेंट करता है, इस कन्वर्जन को प्रिवेंट करता है, ताकि वो एल्डोपा डोपामिन में कन्वर्ट ना हो ब्रेन में पहुंचने से पहले। ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब ब्रेन में पहुंच जाता है जब ही ये डोपामिन में कन्वर्ट होता है और अपने रिसेप्टर पे जाके डोपामिन बाइंड होता है और हमारे जो पार्किंसन के सिम्टम्स होते हैं उनको दूर करता है। हमारा जो बॉडी का मूवमेंट है उसको उसमें कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। जो हमारा इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है उसको रिमूव करता है। ठीक है। होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि पार्किंसन क्या होता है, उसको ठीक कैसे किया जाता है, होता क्यों है, और ये जनरली जिनकी एज 50 होती है या 50 से वो होती है उन्हीं में हमको ये देखने को मिलता है। फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।